हेलो फ्रेंड्स, आई एम फरहान मीर। वेलकम बैक टू आवर चैनल। मार्केट के वीकली डोज में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, ग्लोबल इंडाइसेस की बात करेंगे, रुपी डॉलर क्रूड ऑयल इन सब के एनालिसिस करेंगे। ओमिक्रॉन केसेस जो बढ़ रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। 1 फरवरी से बजट आने वाला है, उसके उसके रिलेटेड भी एक अच्छी इंपॉर्टेंट रिसर्च मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इन सब डेटा को कंबाइन करके ये देखेंगे कि आने वाले हफ्ते में मार्केट के लिए क्या पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। क्या मार्केट में अभी यहाँ से करेक्शन गिरने वाली बढ़ने वाली है, या हम लोग ऑल टाइम हाई को अप्रोच कर रहे हैं। क्या आपका बहुत अच्छा पैसा बनने वाला है या नुकसान होने वाला है। ये कंप्लीट सवालों के जवाब दोस्तों आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। कुछ ऐसी बातें करेंगे, कुछ ऐसी एनालिसिस करेंगे जो ना आपने कहीं सुनी होगी ना इस बारे में कहीं सोचा होगा। वीडियो को पूरा देखिए, आपके नॉलेज में जरूर इजाफा होगा। तो आगे बढ़ने के पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कुछ वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे आप जरूर ज्वाइन कीजिए। वीडियोस दोस्तों मैं बहुत कम बनाता हूं, बट टेलीग्राम चैनल पे काफी सारी चीजें अपडेट करता रहता हूँ, कुछ ट्रेड्स, मार्केट व्यू वगैरह, जिससे आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो जब मैं लास्ट संडे आपके साथ जुड़ा था तो हम लोग ये देख लेते कि लास्ट संडे हमने क्या बात की थी। ये वीडियो था जो मैंने बनाया था। तो लास्ट संडे दोस्तों जब मैं आपके साथ जुड़ा था तो हम लोग करीब करीब इस ट्रेंड लाइन के आसपास थे। इस ट्रेंड लाइन के आसपास हमने क्लोज किया था, और हम जो हमारी क्लोजिंग थी वो 17,400 के आसपास थी। तो मैंने वहां पे आपको एक पॉसिबिलिटीज बताई थी कि ये ट्रेंड लाइन जो है, हर बार मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस माना है, तो हो सकता है इस बार भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस मान ले और नीचे घूम जाए। और नीचे अगर यहां से घूम जाती है 17,150 को मार्केट अगर काट देती है तो 16,900 तक हम आ सकते हैं। ये हमारी पॉसिबिलिटी नंबर 1 थी। लेकिन मैंने आपको बताया था, क्लियर बताया था, ऐसा होने का चांस मेरे ख्याल से 5-10% से ज्यादा नहीं है। तो मैं ये मान रहा था कि मार्केट लास्ट वीक में ऊपर जाने को तैयार है। आपने एग्जैक्टली देखा कि मार्केट ऊपर चली गई, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया। फिर हमने बात की थी कि 17,600 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, बिकॉज मार्केट अगर ट्रेंड लाइन को क्रॉस भी कर जाती है तो अकॉर्डिंग टू दिस ट्रेंड लाइन द डाउन ट्रेंड गॉट कन्वर्टेड इनटू अप ट्रेंड। लेकिन प्रॉपर अप ट्रेंड तब चालू हो जाएगा जब मार्केट 16,600 के ऊपर चली जाएगी अकॉर्डिंग टू डाउ थ्योरी। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि मुझे उम्मीद है कि 16,600 भी कर जाएगा, एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल इज 16,800, जो कि फिबोनाची का अपना 62% आता है। मेरे ख्याल से वो भी कट जाएगा। तो आपने देखा एग्जैक्टली जो हमने बात की थी ये वाले वीडियो में, एग्जैक्टली वो सब कुछ चीजें पैन आउट होती हुई दिखी हैं। तो अब दोस्तों अब हमें ये देखना है कि आगे क्या पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। तो सबसे पहले तो ये जो ओमिक्रॉन पे थोड़ा सा मैं बोलना चाहता हूँ, बिकॉज बहुत सारे लोग पैनिक कर रहे हैं। इतने सारे मुझे मैसेज आ रहे हैं कि ओमिक्रॉन की वजह से क्या होने वाला है। तो दोस्तों आज आप पूछ रहे हो, लेकिन ओमिक्रॉन के बारे में जो पहले से जुड़े हुए मेरे साथ हैं वो पहले से जानते हैं। मैं ओमिक्रॉन के बारे में ऑलरेडी अपना व्यू बहुत क्लियर दे चुका हूं। ये वो वीडियो था जब ओमिक्रॉन दुनिया में आया था, तब मैंने क्लियर आपको बताया था कि ओमिक्रॉन की वजह से इस मार्केट में कुछ भी नहीं होने वाला। ये वीडियो दोस्तों है ये वाला, जब ओमिक्रॉन इंडिया में आया था, इंडिया में जब केसेस लगे थे, तभी मैंने आपको बताया था कि ओमिक्रॉन की वजह से कुछ नहीं हो रहा था। उसका मेन रीजन क्या है? देखिए दोस्तों, मार्केट को इस चीज से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में ओमिक्रॉन है नहीं है। मार्केट को और इकोनॉमी को सिर्फ इस चीज से फर्क पड़ता है कि लॉकडाउन होने वाला है कि नहीं होने वाला है। बस यही चीज इंपॉर्टेंट है। दुनिया में कितने मर रहे हैं, जी रहे हैं, मार्केट को इससे कोई लेना देना नहीं है। और मैंने आपको ये चीज क्लियर बताई थी कि मेरे हिसाब से लॉकडाउन होने का कोई भी चांस नहीं है। हाँ, ये जो रात नाइट कर्फ्यू वगैरह ये सब तो अपनी जगह चलता रहता है, लेकिन इसकी वजह से कोई बड़ा लॉकडाउन नहीं होने वाला, कोई बिजनेस इफेक्ट नहीं होने वाला। उसका दूसरा रीजन ये भी था कि मार्च में इलेक्शंस भी आने वाले हैं, तो इलेक्शंस की रैलीज वगैरह भी होती है, काफी सारी पॉलिटिकल चीजें भी होती हैं। और दुनिया में पता चल चुका है कि भाई ये जो कोरोना वायरस है हमें इसके साथ ही जीना है। तो इन सब फैक्टर्स की वजह से कोई लॉकडाउन नहीं होने वाला। और ये कोविड के केसेस कितने भी बढ़ जाएं ओमिक्रॉन के, उसकी वजह से मेरे ख्याल से मार्केट में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। आप खुद सोचिए ना, जब मार्केट ने लास्ट ईयर में मार्च 2020 में जो बॉटम बनाया था 7,500 का, उसके बाद जब मार्केट ने बॉटम लगाया था ना 7,500 का मार्च 2020 में, तब करीब करीब 100 केसेस थे। उसके बाद वो केसेस कितने बढ़े, लेकिन मार्केट में कुछ फर्क पड़ा नहीं पड़ा। मार्केट 7,500 से चलती गई। और जब लोगों को पता चला भाई कि कोविड नाम की भी चीज कुछ होती है या इससे कुछ होने वाला है नहीं, तब तक तो मार्केट 12,000 पे चली गई थी। जब पहली बार कोविड आया था तब मार्केट को फर्क नहीं पड़ा, वो एक नीजक रिएक्शन के बाद। तो अब तो वी आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, सबके डोसेस हो चुके हैं, हमें पता है कि कोविड को सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। एवरीथिंग वी नो अबाउट इट। तो मेरे को नहीं लगता ये जो ओमिक्रॉन है इसकी वजह से आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दैट कैन नॉट बी द रीजन फॉर मार्केट क्रैश
करेक्शन तो पॉसिबल है, क्रैश तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ओमिक्रॉन पे मैंने बात कर ली। अब आगे वीक में क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है, तो सबसे पहले तो 1 फरवरी को हमारा बजट आने वाला है। तो मैंने कुछ एनालिसिस किए जो आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। बजट के पहले मार्केट कैसे बिहेव करती है इस बारे में हम लोग बात करेंगे। ये देखिए, बजट के 1 हफ्ता पहले, ये पिछले 5 बजट का डेटा लिया गया है, ये मुझे जी बिजनेस से मिला है। तो बजट के पहले अगर पिछले 5 बजट का डेटा आप देखते हो, तो आप देख सकते हो कि 4 साल, जनवरी महीने का, क्योंकि बजट 1 फरवरी को आता है, तो पिछले 5 सालों में से 4 साल में निफ्टी ने बहुत अच्छा पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 1 साल सिर्फ निफ्टी में गिरावट हुई थी, ये भी वो ईयर है जो आप जानते हो कि लास्ट ईयर कोविड वाला साल है। प्लस ये साल ऐसा था जिसमें अपने ट्रम्प साहब बहुत ज्यादा ट्वीट करते थे, कुछ भी उल्टे सुटे ट्वीट कर देते थे, मार्केट गिर जाती थी। तो अगर आप इसको हटा देते हो तो आप देख सकते हो कितना अच्छा परफॉर्म किया। इनफैक्ट इसको रखते भी हो तो भी एवरेज में बहुत अच्छा मार्केट ने परफॉर्म किया है। उसके साथ अगर आप बैंक निफ्टी देखते हो तो आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी ने भी बहुत अच्छा रिटर्न दिया। इनफैक्ट 2017 में तो 10% का रिटर्न दिया था, 2021 में 6% का रिटर्न दिया है। तो इन शॉर्ट बैंक निफ्टी भी अच्छा परफॉर्म करती है। और जो जनवरी महीना होता है उसका जो स्टार परफॉर्मर होता है ना, वो होता है आईटी इंडेक्स। जनवरी का जो स्टार परफॉर्मर होता है वो है आईटी इंडेक्स। आप देख सकते हो आईटी इंडेक्स ने क्या मैसिव रिटर्न दिया है जनवरी महीने में। तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन सिंपल सा है कि जो जनवरी का महीना होता है वो आईटी सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मंथ है। आप देखते हो कि जितने भी पहले तो रिजल्ट तो अनाउंस होते ही हैं, जैसे अभी नेक्स्ट वीक में अगर आप देखोगे तो वेंसडे के दिन टीसीएस, इन्फोसिस एंड आई थिंक विप्रो के रिजल्ट हैं, और कल और परसों भी कुछ मेरे ख्याल से एचसीएल और माइंट्री के रिजल्ट्स हैं। तो ये जो जनवरी का पूरा हफ्ता होता है, महीना होता है, इसमें एक तो आईटी वाले रिजल्ट अपने अनाउंस करते हैं, अपनी गाइडेंस देते हैं साल भर के लिए। जो भी नए प्रोजेक्ट मिलने होते हैं जनरली उनको जनवरी में मिल जाते हैं, बिकॉज दिसंबर में सब अपने एफआई छुट्टी उट्टी से आ जाते हैं, क्रिसमस विस्मस मना के, न्यू ईयर मना के। तो आईटी वालों का मोटे मोटे में साल भर का जो भी रहता है जनवरी में डिसाइड होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, बायबैक। आई जनरली अगर आप देखोगे ना, जितनी आईटी कंपनी सब जनवरी में ही बायबैक करती है। इनफैक्ट टीसीएस का तो भी एक अनाउंसमेंट भी आ चुका है कि टीसीएस बायबैक करने वाली है। और अगर टीसीएस का रेट करीब करीब मेरे ख्याल से 3800 के आसपास है, तो टीसीएस अगर बायबैक करेगी तो 4000 के ऊपर करेगी। तो इन सब कारण की वजह से जनवरी के महीने में आईटी इंडेक्स बहुत अच्छा रिटर्न देती है। तो हम ये मान सकते हैं कि अभी से लेके पूरे जनवरी में आईटी चलेगा। अब अगर आप पिछला एफआईएस का देखोगे तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये 3 महीने में कंटिन्यूअसली एफआईएस ने सेलिंग किया है, कंटिन्यूअसली। उसके बाद ये साल में पिछले पूरे वीक में एफआईएस नेट बायर्स हैं। अगर आप देखोगे अक्टूबर नवंबर दिसंबर इन 3 महीने में एफआईएस ने 1 लाख करोड़ की सेलिंग की है। एंड पिछले 5 दिन में एफआईएस ने करीब करीब 3000 करोड़ के आसपास खरीदा है। बहुत ज्यादा नहीं खरीदा है, लेकिन एटलीस्ट एक ट्रेंड बोल सकते हो आप, एक सेंटिमेंट जो पॉजिटिव हो रहा है वो आपको दिख रहा है। अब सिंपल सी बात है, आप सोचिए जब अक्टूबर नवंबर दिसंबर में एफआईएस ने 1 लाख करोड़ का बेचा, उसके बाद भी मार्केट में कुछ नहीं हुआ, उसके बाद भी मार्केट डटी रही। छोटी मोटी करेक्शन तो एक अलग बात है, मतलब अगर यही चीज आप 8-10 साल पहले कर देते एफआईएस, 1 लाख करोड़ बेच देते तो भैया इंडियन मार्केट ही खत्म हो जाती। लेकिन इतना बेचने के बाद भी इंडियन मार्केट डटी हुई है, इसका मतलब जो रिटेल पार्टिसिपेशन है वो बहुत ही अच्छा है। तो सिंपल बात है, हम एफआईएस से ज्यादा उम्मीद नहीं करते। ठीक है, आप एफआईएस बेच रहे थे, हमारे लोग खरीद रहे थे। अगर उन बेचना बंद भी कर दें, सिर्फ 1 हफ्ता आपने देखा उन्होंने सिर्फ बेचना बंद किया, बहुत ज्यादा नहीं खरीदा है, तो आप देख सकते हो किस तरीके की रैली हमारे मार्केट में हुई है। अब इंडियन मार्केट की अगर बात करें ना, तो 2 सेक्टर यहाँ पे ऐसे है ना जो बोल सकते हो कि बाहुबली सेक्टर्स हैं। एक है आपका जो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं निफ्टी में, एक सेक्टर है आपका बैंकिंग सेक्टर और दूसरा सेक्टर है आपका आईटी सेक्टर। तो ये 2 सेक्टर कभी भी साथ में नहीं चल सकते, आप बात समझिए। बैंकिंग सेक्टर और आईटी सेक्टर, ये जो 2 सेक्टर है ना, ये इकोनॉमी निफ्टी में एक बहुत ही ज्यादा हेवी वेट कंट्रीब्यूट करते हैं। और एक है रिलायंस, ये 3 लोग ही बेसिकली पूरे निफ्टी को चला रहे हैं। मतलब इनको तीनों को आप मिला लोगे ना, तो आप बोल सकते हो 61% का वेटेज तो इधर ही हो गया निफ्टी का, 60 के ऊपर ही हो जाएगा। 31% के आसपास बैंकिंग है, 15% के आसपास रिलायंस है, 15-20% के आसपास आईटी है। तो मतलब ये 3 अगर डिसाइड करते हैं एक्चुअली मार्केट को किधर जाना है। बाकी जो सेक्टर्स है मेटल फार्मा ये वो, उनका वेटेज बहुत ज्यादा कम है। तो रिलायंस तो आई एम एक्सट्रीमली बुलिश। तो या तो आईटी चलेगा या तो बैंक चलेगा। तो अब जैसे आपको यहाँ पे मैंने जो आंकड़े बताए हैं उस हिसाब से पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बन रही है कि आईटी चले। अब जब आईटी चलेगा तो ऑब्वियस सी बात है बैंकिंग अंडर परफॉर्म करेगी। उसका रीजन भी अगर हम चार्ट में आके देखते हैं तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो चार्ट्स में कि बैंकिंग में हम लोग लास्ट वीक में आए थे, तब मैंने आपको क्लियर बताया था कि बैंकिंग ये जो लेवल है बैंक निफ्टी का, ये लेवल
34,000 के नीचे जब तक हम नहीं जाते, हम लोग बैंकिंग में एक बाउंस देख सकते हैं, और बहुत अच्छा बाउंस आया। मतलब इन शॉर्ट 34,000 का जो ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी था वो 37,800 के आसपास आ चुका है। इसका मतलब है एक जो बाउंस लेना चाहिए था 38,000 के आसपास, जितना एक्सपेक्टेड था उतना बाउंस बैंक निफ्टी में आ चुका है। तो अगले वीक के लिए बहुत ज्यादा चांसेस है कि बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म करे, साइडवेज रहे। बहुत बड़ी गिरावट की उम्मीद तो नहीं है, बट साइडवेज रह सकती है, अंडर परफॉर्म कर सकती है। और आईटी सेक्टर, बिकॉज ऑफ ऑल दिस न्यूज वगैरह, आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर बन सकता है जो आगे अगले वीक में मार्केट को सपोर्ट कर सकता है। इनफैक्ट पूरे जनवरी का व्यू आप बोल सकते हो, जितना बैंकिंग ने बाउंस ले रहा था ले लिया है। अब हो सकता है पूरे आगे के बचे हुए दिनों में बैंकिंग थोड़ा अंडर परफॉर्म करे, आईटी थोड़ा आउट परफॉर्म करे। अब जहां तक निफ्टी की बात है, निफ्टी में आप एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल चीज आप समझिए निफ्टी में क्या हो रहा है। देखिए अगर निफ्टी, अब बात समझिए, इस लेवल के आसपास कंसोलिडेट करे, मतलब ट्रेंड लाइन के ऊपर आके आप बोल सकते हो 17,400-500 की रेंज में अगर निफ्टी कंसोलिडेट करे, तो ये एक्चुअली हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। अब इसके पीछे आप साइकोलॉजी समझिए, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको। जब तक निफ्टी इस लेवल के अंडर कंसोलिडेट कर रहा था, ये ट्रेंड लाइन के, बिकॉज सी ये ट्रेंड लाइन तो सभी को दिख रही है ना, इस मार्केट के जितने पार्टिसिपेंट है सब देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन है। तो जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे है हम लोग, तब तक तो भैया सब लोग यही मान रहे हैं कि हम लोग डाउन ट्रेंड में, एंड सही भी है डाउन ट्रेंड में। तो जब इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस हो जाता है ना मार्केट, उसके बाद ही जो बायर्स एक्चुअली एक्टिवेट होते हैं। तो अगर निफ्टी यहां पे कंसोलिडेट कर रही है ना, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई खरीदने वाला ही नहीं। क्यों खरीदने वाला नहीं? क्योंकि हम लोग डाउन ट्रेंड में। तो जब निफ्टी ने जो ब्रेकआउट करके ये जो चाल दिया ना निफ्टी ने 17,400 से सीधा 17,800-900 के आसपास, मेरे ख्याल से एक्सट्रीमली पॉजिटिव साइन है। बिकॉज अब ऐसा है ना, यहाँ पे एक्चुअली कोई खरीद नहीं पाया। ये ब्रेकआउट के बाद अगर 17,400-500 के आसपास निफ्टी थोड़ा सा कंसोलिडेट करती है तो सब लोग खरीद लेते, क्योंकि सब लोग को पता चल जाता है कि जो डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड बन गया। लेकिन ये जो 3 दिन में मार्केट ने खींचे ना, यहाँ पे सब लोग पीछे छूट चुके हैं। अब आइडियली मैं ये चाहता हूं कि निफ्टी यहां कंसोलिडेट करे। अगर निफ्टी यहां कंसोलिडेट करे ना, आप समझिए कोई नहीं खरीदेगा। 17,800, 900, 18,000 के आसपास अगर निफ्टी कंसोलिडेट करेगी तो किसी की हिम्मत नहीं है, क्योंकि कुछ टाइम पहले लोग निफ्टी को यहां देख रहे थे 16,900 के आसपास, कुछ ही टाइम में निफ्टी आके यहां टिका दी है। तो अगर निफ्टी ऊपर वाले लेवल पे कंसोलिडेट करती है तो ये हमारे लिए पॉजिटिव साइन है। इसका क्लियर मतलब ये है कि कोई खरीदने को तैयार नहीं है, ना खरीदने वाले की हिम्मत होगी ना बेचने वाले की। लेकिन नीचे कंसोलिडेट करती तो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो मार्केट बिल्कुल दिमाग के साथ खेल गई है, ऊपर आके टिका दिया है। अब आगे क्या पॉसिबिलिटीज है? अब जैसे मैंने आपको बताया, एंड इनफैक्ट एक और ऑब्जर्वेशन, ये जब चाल आ रही थी ना, तो इस दौरान आप देखो कि आपके स्टॉक्स में ज्यादा मूवमेंट नहीं आई थी। लास्ट वीक में जितना निफ्टी में मूवमेंट आया, आपके पोर्टफोलियो में उतना ज्यादा मूवमेंट नहीं आया। तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं? पहली बात तो निफ्टी के लेवल को देख के अपने पोर्टफोलियो को बेचने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कुछ भी खरीदा है, स्विंग वगैरह के लिए कुछ भी खरीदा है, तो निफ्टी के लेवल को देख के मत बेचो। यही दिमाग के साथ निफ्टी खेलेगी। 18,000 पे टिका दिया, अब जो रिटेल लोग हैं उनको क्या लगेगा, अरे हम तो 18,000 पहुंच गए, बहुत ऊपर गए, अब इससे ज्यादा क्या जाएंगे, चलो पोर्टफोलियो बेच देते हैं या चलो स्टॉक्स को बेच देते हैं। ये काम आपको नहीं करना है, क्योंकि स्टॉक्स में मूवमेंट अभी आना बाकी है। अब निफ्टी को ऊपर टिकाया जाएगा और स्टॉक्स को चलाया जाएगा। निफ्टी अगर नीचे टिक जाती 17,400-500 के आसपास, फिर तो हर कोई खरीद लेता और मार्केट चल जाती तो सबका बेनिफिट होता। ऐसा नहीं हो रहा। निफ्टी टॉप लेवल पे आ चुकी है 18,000 के आसपास। अब निफ्टी को यहाँ पे टिकाया जाएगा और स्टॉक्स की मूवमेंट, स्टॉक्स में ज्यादा मूवमेंट आएगी। इसका मतलब है, अगर आप मेरी पर्सनली जो मेरा ओपिनियन है, मेरे ख्याल से ये जो लेवल है 16,600 के, जो इसका पुराना टॉप भी था, इसके नीचे मुझे फिलहाल मार्केट जाती हुई नहीं दिख रही। अभी फिलहाल 17,800 चल रही है, सिर्फ 200 पॉइंट नीचे 17,600 है, इसके नीचे जाती हुई मेरे को मार्केट नहीं दिख रही। होवेवर मैं ये भी नहीं मान रहा कि बहुत ज्यादा ऊपर चली जाए फिलहाल नेक्स्ट वीक के लिए। तो अगर आप फिलहाल आप मेरे को बोलोगे तो ये जो रेंज है, इंपॉर्टेंट लेवल ऊपर का 18,000 है और नीचे का 17,600 है। इसका मतलब है जो 400 पॉइंट की रेंज है, इसमें मार्केट मेरे ख्याल से कंसोलिडेट कर सकती है अगले वीक के लिए। अगर आप बात समझिए, सरप्राइज होना कहीं देना ना आपको मार्केट ने, तो ऊपर देगी। नीचे 16,600 को नहीं ब्रेक करेगी, ऊपर भले 18,000 को ब्रेक कर दे। ये पॉसिबिलिटीज हैं। तो हो सकता है कि मार्केट एक रेंज में टिकी रहे 17,600 से लेके 18,000 के बीच में, या 18,000 को क्रॉस करके 18,200 तक भी जा सकती है, जो कि अपना अगला ये टारगेट बन रहा है 18,150-200 तक। इन दौरान जो आपके स्टॉक्स हैं, जो आपके पोर्टफोलियो, इसमें बहुत अच्छी तेजी हो सकती है। आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हो, ये देखिए मिड कैप का चार्ट। मिड कैप ने एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो अगला नंबर जो आ रहा है
निफ्टी की इस मूवमेंट में जो लास्ट वीक के मिड कैप ने इतना परफॉर्म नहीं किया था, अगला चांसेस है अगले वीक में कि मिड कैप परफॉर्म करे। सेम चीज स्मॉल कैप में आप देख सकते हो, स्मॉल कैप भी अपने रेजिस्टेंस के ऊपर ठहरा हुआ है। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि अगले वीक में निफ्टी को ऊपर टिकाया जाएगा और ये जो स्टॉक्स हैं इनमें मूवमेंट आएगी। और जैसे मैं आपको यहां से नहीं, ठीक है, जो लोग पुराने जुड़े वो ये लेवल से जानते हैं, जब 16,900 थी, यहां से इस लेवल से हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारा जो टारगेट है निफ्टी का 18,300 है। तो लोगों ने पूछा क्यों है, तो मैंने यहाँ पे एक वीडियो भी बनाया कि 18,300 टारगेट है। अभी भी दोस्तों मेरा वो टारगेट इंटैक्ट है, हम लोग 18,300 को अप्रोच कर रहे हैं। हमारे लिए पॉजिटिव क्या पॉइंट है, देखिए एक बात आप समझिए कि अगर आप मेरे को ये बोलते हो ना कि इसको काट के हम बहुत ऊपर जाने वाले हैं, इसको काट के हम बहुत ऊपर जाने वाले, तो मुझे ये भी नहीं लगता। ठीक है, ये लेवल पे जो मैं बुलिशनेस बोल रहा हूं, अभी कुछ टाइम में ऐसा टाइम भी आने वाला है जब मैं बुलिश से बेरिश बन जाऊंगा। ठीक है, तो मुझे बहुत तेजी भी नहीं दिख रही, लेकिन ये लेवल पे तो ऑब्वियस सी बात है अंधाधुंधा तेजी दिख रही है। तो हम बहुत ऊपर भी नहीं जाना चाहते, 18,300 के बहुत ऊपर भी नहीं जाना चाहते। लेकिन एक बात आप समझिए, हमारे लिए जगह है, तो जितना स्लो हम 18,300 पे जाएंगे उतना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि उसमें चांसेस ये हैं कि हमारे जो स्टॉक्स हैं वो परफॉर्म करे, क्योंकि प्री बजट रैली होने वाली है। अब 18,300 के आसपास जब हम जाएंगे तब हम सोचेंगे कि आगे हमको क्या करना है। तो व्यू बिल्कुल क्लियर है निफ्टी में, नीचे 18,600 के नीचे मुझे जाता हुआ नहीं दिख रहा। ऊपर में 18,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, वो अगर काटेगा तो 18,200 300 तक ऊपर बढ़ रहे हैं। नीचे का लेवल आपको पता होना चाहिए, ऊपर उसको जाने दीजिए। सेम चीज अगर आप ऑप्शन चेन डेटा में देखते हो तो आप देख सकते हो कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है आपके लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो 17,900 पे, और ये जो लेवल है 18,000 पे, इसमें आप देख सकते हो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है अपने लिए ऊपर चलते हुए। एंड यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट भी ज्यादा ऐड हुआ है। और वैसे अगर आप नीचे जाओगे तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है आपका मेन लेवल ऑब्वियसली बात है 17,800 फर्स्ट है, उसका 17,700 एंड 17,600। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट लेवल्स जहां पे आपको ध्यान देना चाहिए निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत कंसोलिडेट कर सकता है। ये लेवल के नीचे फिर भी, ये जो ब्रेकआउट उसने किया था ये लेवल के नीचे, तो फिर भी 37,000 के नीचे मुझे फिलहाल बैंक निफ्टी जाता हुआ नहीं दिखता है। मिड कैप स्मॉल कैप सेक्टर्स में अच्छी खासी तेजी हो सकती है। अब आपने देखा कि जो लास्ट वीक था इसमें एक्चुअली जो हमारी जो आईटी इंडेक्स थी उसमें थोड़ी सी गिरावट आई, ये देखिए। अब उसका रीजन ये है कि जो नैस्डैक है यूएस में, एक्चुअली उसमें भी टेक स्टॉक में काफी गिरावट आई। तो आप देख सकते हो यहाँ पे गिरावट आई, ये देखिए नैस्डैक में भी अच्छी खासी गिरावट आई लास्ट वीक में। तो उसकी वजह से आईटी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया, बट बहुत ज्यादा चांसेस है कि आईटी यहाँ से आउट परफॉर्म कर दे। अब अगर आप ग्लोबल थोड़ा सा ग्लोबल इंडाइसेस को भी देख लेते हैं, क्या हमारे लिए सपोर्ट करने के लिए कुछ है क्या? बिल्कुल है, डाउ जोन्स का चार्ट इंटैक्ट है। ऑब्वियस ही बात है, लाइफ टाइम हाई से थोड़ी बहुत करेक्शन, इट इज पार्ट ऑफ गेम, नॉर्मल है। वही सेम चीज आप रसल में देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। अभी भी जो इंपॉर्टेंट लेवल है इंटैक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। नेस्डैक में थोड़ी सी प्रॉब्लम है जिसका आपने देखा, उसकी वजह से हमारे आईटी सेक्टर्स में भी प्रॉब्लम हुई, बट ये भी अब यहाँ से माउस लेने को तैयार है। निकाई में देखोगे यहाँ पे भी ये थोड़ा सा चार्ट मेरे पास डिस्टॉर्टेड है, ये दोनों चार्ट मेरे पास डिस्टॉर्टेड है, तो हम इसकी बात नहीं करते हैं। उसके बाद जो यूरोपियन मार्केट है उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल टाइम हाई की तरफ अप्रोच करके थोड़ा बहुत करेक्शन कर रहे हैं। डैक्स देख सकते हो आप, यूके का मार्केट देख सकते हो। उसके बाद थोड़ा सा चार्ट्स में डिस्टॉर्शंस है मेरे एक्चुअली, लेट्स सी ठीक होते नहीं होते, बट मैंने चार्ट्स ऑलरेडी देखे हुए हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है कोई भी मार्केट में। एक मिनट देख लेते हैं, हाँ ठीक है, अब ये देखा आपने निकाई का मार्केट ठीक आ चुका है, इसमें भी कोई इशू नहीं है, कहीं कोई ब्रेकडाउन वगैरह का कोई साइन नहीं है। ब्राजील का मार्केट भी ठीक ठाक है, अपने सपोर्ट के आसपास है। यूरोपियन मार्केट भी कोई इशू नहीं है, देखिए टॉप के आसपास है, टॉप के आसपास से थोड़ी बहुत करेक्शन कर रहे हैं, इट इज वेरी नॉर्मल, कोई इशू नहीं है। यूके का मार्केट भी ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ये जो जर्मनी का मार्केट है इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है हमारे लिए। आपको मैं ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूं कि जो डॉलर इंडेक्स है उसका वीक होना हमारे लिए जरूरी है। आप ये देख सकते हो जो डॉलर इंडेक्स है इसको गिरना जरूरी है, इसको वीक होना जरूरी है। एक बहुत ही गंदा पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है, आप बोल सकते हो एक राउंडिंग टॉप का पैटर्न बन रहा है। अगर ये राउंडिंग टॉप का पैटर्न एक्टिवेट हो जाता है तो डॉलर इंडेक्स यहाँ से वीक हो जाएगा, एंड सून वी कैन सी दिस लेवल्स 94.70। तो अगर ये यहाँ से नीचे आ जाता है, डॉलर इंडेक्स वीक होता है, तो इसका क्लियर मतलब है जो मेटल्स है, कमोडिटी है, वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो डॉलर इंडेक्स वीक हुआ है, जो कमोडिटी है उनका चार्ट आप देख सकते हो, उनके चार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, सपोर्ट के आसपास है। अब जब कमोडिटी अच्छा करेगी तो ऑब्वियस सी बात है गोल्ड सिल्वर के चार्ट भी बेटर ही होंगे, तो गोल्ड में भी कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल। सिल्वर में भी कोई इशू नहीं है, वो भी अच्छे से टिका के रखे हुए इस लाइन के ऊपर सिल्वर भी है। तो डॉलर इंडेक्स में भी कोई गिर रहा है, ठीक है, कमोडिटी भी बढ़ रही है, उस हिसाब से अगर कमोडिटीज बढ़ रही है तो जो कॉपर है उसका चार्ट बढ़ना चाहिए।
है ना। कॉपर का चार्ट बढ़ना चाहिए, मतलब इंडियन का जो मेटल सेक्टर है वो अच्छा है। मतलब आप मान लो 2022 में आप मेरे को कभी भी उठा के पूछ लेना क्या अच्छा है, तो मैं बोलूंगा मेटल अच्छा है। क्या अच्छा है, मैं बोलूंगा रिलायंस अच्छा है। बैंकिंग फिलहाल आईटी स्विच होते रहेंगे, बट मेटल और रिलायंस ये तो ऐसे ऐसा चीज है जो आपके पास होना ही चाहिए। आज ही इनफैक्ट मैंने टेलीग्राम पे एक न्यूज भी शेयर किया था, रिलायंस ने कुछ और कर लिया, कुछ ओरिएंटल होटल वगैरह को एक्वायर कर लिया। मतलब रोज कुछ ना कुछ हो रहा है, रोज कुछ ना कुछ हो रहा है। तो एंड इनफैक्ट एक न्यूज भी आई है कि जियो का आईपीओ आने वाला है। तो बहुत कुछ रिलायंस में हो रहा है। तो रिलायंस एक ऐसा स्टॉक है जो आपके पास होना ही चाहिए। लास्ट टाइम फार्मा की बात किए थे, फार्मा में एक इस रैली के बाद एक छोटा सा करेक्शन आया। अगेन फार्मा इज रेडी टू टेक बाउंस। आपका आईटी सेक्टर ऑलरेडी बात हो चुकी है, करेक्शन आ चुका है, नेक्स्ट वीक आईटी के लिए बुलिश हो सकता है। एफएमसीजी सेक्टर में मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं हूं, बट इस ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे सब बनाओगे तो, और एक बाउंस बनता भी है। इतनी गिरावट के बाद एफएमसीजी पे एक बाउंस तो बनता है। तो एफएमसीजी कैन बी अ पॉजिटिव कैंडिडेट फॉर नेक्स्ट वीक। एंड मेटल तो ऑब्वियस ही बात है, मतलब आप कभी भी उठा के बोल दो, मेरे को मेटल इतना पसंद है, मैं क्या बताऊं। मंडे इनफैक्ट फ्राइडे के दिन मैंने नेशनल एल्यूमिनियम को बाय भी किया। अगर आपको चैट बता दूं मैं, तो आप देख सकते हो बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया हुआ है नेशनल नेशनल एल्यूमिनियम में। आप देख सकते हो एक बहुत अच्छा यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी आया हुआ था, तो मैंने नेशनल एल्यूमिनियम को बाय भी किया है। तो नेशनल एल्यूमिनियम का मेरे को टारगेट ये लगता है, स्टॉप लॉस कोई लगाना ही चाहे तो 97 के आसपास बन जाता है। और अगर और छोटा स्टॉप लॉस चाहिए तो 100 से नीचे नेशनल एल्यूमिनियम जाता हुआ दिखता नहीं है। ऊपर में 130 के आसपास, मतलब अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। 110 का प्राइस चल रहा है, 100 के नीचे आपका स्टॉप लॉस है, 130 का आपका टारगेट है। तो एक ट्रेड भी बन गया आपके लिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मुझे लगता है थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन वही बात है, जरूरी था जो भी चीजें हमने एनालिसिस की हैं। और थोड़ा वक्त आपको निकालना जरूरी है, पूरा वीडियो देखना जरूरी है। अगर आप अभी भी वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब है कि आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो में अच्छा समझ आया, कुछ सीखने को मिला, कुछ ठीक लगा। अगर ऐसा कुछ है तो भैया लाइक तो कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, विश यू ऑल द बेस्ट। मैंने लास्ट वीक में बोला था कि मार्केट आउटलुक पे 2022 का मार्केट का आउटलुक बनाना है। अगर कमेंट्स में लोग बोलेंगे तो मैं जरूर लेके आऊंगा कौन से सेक्टर परफॉर्म करेंगे 2022 में, क्या होने वाला है 2022 में। बट मुझे कुछ खास कमेंट मिले नहीं, एक आध शायद किसी ने बोला, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, अगर ऐसा कुछ आप चाहते हो तो इसके लिए आप समझ सकते हो कितना एफर्ट लगता है। तो अगर ऑडियंस ही इंटरेस्टेड नहीं है तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड। सो दैट्स इट। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर स्टॉक मार्केट जर्नी। टेक केयर, बाय बाय।